हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है एलपी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैंने आप लोगों को इतिहास में 2-3 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। जैसे में स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। क्या? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आया था पाषाण काल। पाषाण काल में 3 भाग में डिवाइड किया गया था। क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, उसको भी आपको बता दिया गया था। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में आया था सिंधु घाटी सभ्यता, उसको भी आपको बता दिया गया अच्छी तरह से। उसके बाद आएगा वैदिक काल। तो वैदिक काल में भी एक क्लास डाली गई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखिए। शुरू से क्लास देखिएगा तब भी समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वैदिक काल का पार्ट 1 वीडियो डला चुका है। आज उसको पीडीएफ के द्वारा पढ़ा दिया जाएगा ताकि कंप्लीट आज करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैदिक काल। वैदिक काल यहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, वैदिक काल में मैंने आप लोग पढ़ा दिया था। देखिए वैदिक काल, देखिए इसका टाइम पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है। तो टाइम पीरियड इसका है 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक काल का टाइम पीरियड आपको हो जाएगा 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, हो जाएगा। देखिए 1500 बीसी, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी के जो बीच का टाइम पीरियड है ना, उसको हम बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, या उसको ऋग वैदिक काल। क्या बोलेंगे उसको? ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, ईयरली वैदिक। ठीक है, और जब लोहा का खोज हो गया, लोहा जब मिल गया, उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक। ठीक है, इसकी जानकारी हमको ब्राह्मण साहित्य से मिलती है। ठीक है, और उसके बाद 600 बीसी से लेकर 300 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको पोस्ट वैदिक या वैदिकोत्तर काल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप, ये सब क्लास में बता दिया गया है। जो फर्स्ट वीडियो डाला गया है उसमें वैदिक काल में उसको बता दिया गया है। एक बार रिविजन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, तो ऋग वैदिक यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्या लिखे यहाँ पे? ऋग वैदिक काल, या उसी को पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। तो ऋग वैदिक काल उधर से आर्य लोग आ रहे थे। ठीक है, या सप्त सैंधव क्षेत्र है ना, जो सप्त सैंधव क्षेत्र, ये आपको मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पंजाब हो जाएगा और यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। इसके क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। और इसका नाम 7 नदियों के आधार पर पड़ा है। इसका नाम सप्त सैंधव क्षेत्र। यह आर्य लोग का प्रारंभिक स्थल था, मैंने प्रारंभिक रहने का घर था या स्थल कह सकते हैं उसके आने क्रम में। और जब 1000 ईस्वी में जब लोहा मिल गया, तो इसका उपयोग करके जो यहाँ पर जंगल था, गंगा यमुना दोआब यानी कि यूपी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जब लोहा मिल गया तो लोहा का इस्तेमाल करके लोग जंगल को काट कर यहाँ पे कृषि करने लगे। जब कृषि करने लगेंगे तो शाही घर बना लेंगे, तो वहीं पे निवास भी करने लगेंगे। और दोआब का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, जहाँ कृषि सरप्लस हो। क्या हो? कृषि सरप्लस हो। ये आपको सब बता दिया गया था। देखिए 1500 से 1020 के जो काल होगा पूर्व वैदिक, उसी को ऋग वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, इसीलिए ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, और लोहा मिल गया उसके बाद तो काल को लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कलर आपको कहीं समझ में नहीं आया, यहाँ पे अब आइए, यहाँ पे भी बता दिया गया आपको। वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति या वैदिक काल, ये तीनों इसी का नाम है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जानकारी वेदों से मिलती है। क्या चीज़ से मिलती है? इसकी जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इसे क्या वैदिक संस्कृति नाम पड़ा। ठीक है, वही हो गया। वैदिक काल जब पूछेगा, पूरा वैदिक काल पूछेगा तो क्या होगा? 1500, जब वैदिक काल पूरा पूछा जाएगा तो क्या होगा? 1500, यहाँ पे 1500 बीसी से 600 बीसी हो जाएगा। ठीक है, उसी में 1000 ईस्वी में लोहा मिल गया, उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल, उसके पहले काल को पूर्व वैदिक काल, उसी को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। यहाँ पे आर्य संस्कृति क्यों करते हैं? क्योंकि वैदिक काल में आर्य लोग रहते थे, इसलिए इसको आर्य संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। और वैदिक काल किसे क्यों कहते हैं वैदिक काल? तो यहीं पे हो जाएगा ना, वैदिक काल क्यों बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो जब यहाँ मुगल वंश के थोड़ा बात कर लेते हैं, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। देखिए यहाँ पे 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में बाबर मुगल वंश की नींव रखेंगे। तो जो 1556 से लेके 1526 से लेके 1707 तक जो बीच जो काल रहेगा उसको मुगल काल बोलते हैं। इसीलिए वैदिक काल जो भी है ना, वैदिक काल को भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के काल को वैदिक काल बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे मुगल काल को बोलते हैं। मुगल काल यानी मिडिवल हिस्ट्री में आपको पूरा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया वैदिक संस्कृति। देखिए वैदिक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि जानकारी वेदों से मिलती है तो वैदिक संस्कृति कहते हैं। आर्य संस्कृति क्यों बोलते हैं? क्योंकि जानकारी इसमें यहाँ के लोग आर्य लोग रहते थे, इसलिए इसे आर्य संस्कृति कहते हैं। ठीक है, हो गया। अभी देखिए, अब क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे
कि आर्य कौन थे। तो देखिए आर्य कौन थे, तो आर्य श्रेष्ठ वंश यानी कि ब्राह्मण के श्रेष्ठ वंश से आए थे, ठीक है। या एक भाषीय, क्या एक भाषीय, यहाँ पे लिखा हुआ है एक भाषीय समूह थे, क्या थे, एक भाषीय समूह के लोग, एक भाषा बोलते थे तो इसलिए एक भाषीय समूह कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे आर्य लोग कहाँ से आए थे, क्या पूछेगा क्वेश्चन में, आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो देखिए आर्य लोग कहाँ से आए थे, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद है। मैक्स मुलर जो इतिहासकार है उन्होंने बोला कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और ऑप्शन में भी यही रहता है, क्वेश्चन का जो पूछा जाता है उसमें ऑप्शन में भी यही रहता है। लेकिन याद हमको करना पड़ेगा क्योंकि तिब्बत से, देखिए दयानंद सरस्वती जी बोले तिब्बत से आए थे, यार कहाँ से आए थे, दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग तिब्बत से आए थे। देखिए आपको बताए थे कि दयानंद सरस्वती जी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है। और उन्होंने बुक लिखे थे सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो याद रखिए दयानंद सरस्वती जी बोले हैं तिब्बत से आए थे, यार लोग कहाँ से आए थे, तो दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे। अब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा मैप से भी याद रखिए, यहाँ पे जो है ना उत्तरी ध्रुव बोलते हैं या इसी को आर्टिक क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिक क्षेत्र। जो यहाँ पे जो है इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, या अंटार्कटिक क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसने बोला, तो तिलक जी ने बोले कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, तिलक जी ने बोले। अब बुक भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, बुक को यहाँ पर लिखा गया है आर्टिक होम ऑफ आर्यंस, अब बुक तो खुद से लगा दिए हैं समझने के लिए, ठीक है। तो पूछेगा उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग आए थे किसके अनुसार, था तिलक जी के अनुसार। और तिब्बत से आर्य लोग आए थे किसके अनुसार, था दयानंद सरस्वती के अनुसार। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे आइए, सोर्स के आधार पर देखिए साहित्य स्रोत, तो वैदिक साहित्य, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत में दो प्रकार से, यानी कि अभिलेख या मृदभांड, ठीक है। तो अभिलेख यहाँ पर सुनिए, बीपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछी हुई थी बीपीएससी कि बुगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है। तो याद रखिएगा बुगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर, कहाँ से मिला है, एशिया माइनर यानी कि तुर्की, जो करेंट में तुर्की जो देश है वहाँ से मिला है। और समय 1400 BC, क्या समय 1400 BC, क्योंकि वैदिक काल का समय कितना है, वैदिक काल का समय 1500 BC से लेकर 600 BC तक है, इसीलिए यहाँ पे 1400 में मिलेगा तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछेगा बुगाज कोई अभिलेख में क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे गॉड, ईश्वर की जानकारी मिलती है, यानी कि ईश्वर के बारे में चर्चा है, इंद्र, मित्र, वरुण और नत्सत, ठीक है। और यहाँ पे मृदभांड में आई है, तो मृदभांड में देखिए कि ओकरे क्लड पोटरी, ठीक है। यहाँ भी बस इतने देखना है, सिर्फ इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे PGW यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसे देखिए पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, याद रखिएगा चित्रित धूसर मृदभांड की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मृदभांड यानी कि यहाँ से, यहाँ पुरातात्विक स्रोत से, ठीक है। बस इतने याद, इसको इंपॉर्टेंट उतना नहीं, इसको काट दीजिए, बस ये बुगाज कोई इंपॉर्टेंट है, भी इंपॉर्टेंट है बुगाज कोई, ठीक है। अब आगे आइए, आगे मैंने आपको बता दिया था वैदिक काल से संबंधित पक्ष, यानी कि वैदिक साहित्य और भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक जीवन के बारे में समझ। देखिए आर माने ऋग्वेद, ऋग्वेद कितने, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में चर्चा किया गया था कि प्रार्थना, यहाँ पे संस्तुतियाँ प्रार्थना के द्वारा, और श्लोकों या मंत्रों की चर्चा किस वेद में की गई है, तो ऋग्वेद में, ठीक है। शॉर्टकट में आर लिखा हुआ है ऋग्वेद, ठीक है। तो याद रखिएगा मंत्रों में देवताओं की संस्तुति की गई है, क्या की गई है, मंत्रों में देवताओं की संस्तुति की गई है, किस वेद में, तो ऋग्वेद में। और यजुर्वेद से याद रखिएगा य से यजुर्वेद, य से यज्ञ या कर्मकांड, किस वेद में चर्चा की गई है, तो यजुर्वेद में, ठीक है। और सामवेद, जब यहाँ पे प्रार्थना हो जाएगा, कर्मकांड कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, तो क्या करेंगे, गाना गाना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे गायन की चर्चा सामवेद, ठीक है। यहाँ 1549 मंत्र इसमें चर्चा की गई है, 1549 मंत्र है, इसमें से 75 जो मंत्र है ना खुद सामवेद का है, और बाकी जो मंत्र है वो सब ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, शेष मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अथर्ववेद अलौकिक बात करता है, क्या बात करता है, अलौकिक बात करता है। क्वेश्चन पूछेगा अथर्ववेद पारलौकिक बात करता है या अलौकिक बात करता है, तो अलौकिक बात करता है, ठीक है। इसमें जादू टोना की चर्चा है, क्या है, जादू टोना की चर्चा है, जादू टोना की चर्चा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जादू टोना की चर्चा किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। औषधियों की भी चर्चा है, फसलों की भी चर्चा है। यहाँ पे देखिए वशीकरण, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी रिविजन करा रहा हूँ, वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है बोर्ड पे, उस पर जाकर देखिए आप लोग, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो बना हुआ है। वशीकरण का मतलब है किसी को अपने वश में कर लेना, तो सबसे लोकप्रिय यही हो गया, क्योंकि जादू टोना है, अंधविश्वास है, सबसे लोकप्रिय यही हो गया, ठीक है, अथर्ववेद। अब यहाँ पे आइए, जो यहाँ पे है ना ऋग्वेद क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घेर दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वैत्रयी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैत्रयी
बोलते हैं, ठीक है। अथर्ववेद इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछेगा वैत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो वैत्रयी में क्या आएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा आप यहाँ पर समझिए। प्रोज, प्रोज मैंने गद्य और पोएट्री मैंने पद। देखिए आप लोग जब बचपन में या जब 6 या 5 क्लास में जब पढ़ते होंगे तो क्या पढ़ने में अच्छा लगता था आप लोगों को, कहानी पढ़ने में खुद समझ में आ जाता था, टीचर की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन वही हम लोग कविता पढ़ते थे तो उसमें जो वाक्य मीनिंग था समझ में ही नहीं आता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पद मैंने कविता, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है वह कौन कौन से वेद है जो पद में है और वह कौन कौन से वेद है जो प्रोज में है यानी कि गद्य में है। देखिए तो पढ़ने में क्या अच्छा लगता था हम लोग को, कहानी। तो एकमात्र यजुर्वेद है जो गद्य में है, क्या है, गद्य में है, यानी कि क्या ग्रोज प्रोज में है, ठीक है। और उसके बाद पोएट्री जो है पद यानी कविता, इसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, क्या ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद क्या चीज़ में है, पद में है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से वेद पद में है, तो याद रखिएगा RAS, या राजस्थान PCS का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे RAS बनाया जाता है, यानी कि जैसे बिहार में SDM बनाया जाता है, जैसे राजस्थान में RAS को एग्जाम होती है, PCS का एग्जाम होती है, उसी से याद रखिएगा, ठीक है। R माने क्या, ऋग्वेद, सॉरी हाँ R माने ऋग्वेद, और ए माने अथर्ववेद, S माने सामवेद। सिर्फ और सिर्फ वाई से याद रखिएगा क्या, यजुर्वेद, सिर्फ कहानी, उसको फेमस वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया यजुर्वेद होगा गद्य में है जो, इतना याद रखना है। आगे चलिए अब संगीता यानी कि पद, पद का सरलीकृत रूप है ब्राह्मण साहित्य, क्या है, ब्राह्मण साहित्य। इसमें पुनर्जन्म की चर्चा किया गया है, ब्राह्मण साहित्य में पुनर्जन्म की चर्चा किया गया है, ठीक है। और अरण्यक मतलब होता है जंगल, क्या होता है, इसका अर्थ होता है जंगल। और उपनिषद, उपनिषद है ना, तो उप प्लस नी सबसे बना है। उप का अर्थ होता है पास, और निस का अर्थ होता है बैठना। किसके पास बैठना, आज के युग में तो किसके पास बैठेंगे, देखिए तो कि पास बैठना यानी कि गुरु के पास बैठना, किसके पास बैठना, गुरु के पास बैठना, वो गुरु के चरणों में बैठना। यानी कि पहले ज़माना में गुरु के चरणों में बैठकर वहाँ पे आप बातें सीखिएगा। कैसा बातें, तो दार्शनिक बातें, कैसा बात है, तो दार्शनिक बातें, ठीक है। धर्म की बातें वहाँ पे नहीं सीखा जाती थी, दार्शनिक बातें सिखाई जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे आइए, क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, आकार के आधार पर वेदों का क्रम क्या होगा, आकार के आधार पर वेद कौन कौन से फर्स्ट में आएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ पे ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ट्रिक हो जाएगा, रेज मैंने उतना है किरण, मतलब रे मैंने किरण, ठीक है। सुनिए यहाँ पे आर से क्या होगा, आर से यजुर्वेद, और ए से अथर्ववेद, और वाई से क्या, वाई से य से यजुर्वेद, और स से सामवेद। तो रेज याद रखिएगा, ठीक है। और वेदे के अन्य नाम है अपुरुष से, श्रुति, नित्य। तो अपुरुष है ना, इसकी रचना पुरुष ने नहीं किया है, क्या, इसकी रचना अपुरुष से की रचना पुरुष नहीं किया है, देवताओं ने किए हैं, ये इतनी याद रखिएगा, बस हो जाएगा, यार कुछ जालूजी बात नहीं है। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको हम घेरा लगा दे रहे हैं, वही याद करना है, ठीक है। एक हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से यह याद रखना है। देखिए यहाँ पे संगीता लिखा हुआ है ऋग्वेद, क्या, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या बोला जाता है, तो होता, क्या, होता या होत्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ब्राह्मण साहित्य में इसको एत्रे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एत्रे। अब सेम टू सेम यही है, यहाँ पे हो जाएगा यही, उपनिषद में भी सेम टू सेम बोला जाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ पढ़ लेना है, सिर्फ एक बार रीडिंग दे देना है, लेकिन याद हमको सिर्फ जो रेड लगा हुआ है वही करना है। अब आगे आइए, अब क्या है यहाँ पे, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा बोला जाता है, और उसके ब्राह्मण साहित्य को गोपथ, एकमात्र है गोपथ, इसमें अन्य कोई नहीं है। और यहाँ पे मुंडक याद रखना है, मंडुक या प्रश्न याद रखना है, ठीक है। उपनिषद है, या पूछेगा अथर्ववेद के उपनिषद क्या है, तो अथर्ववेद के उपनिषद मांडुक उपनिषद है, मांडुक्य है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, आर यानी यजुर्वेद में चर्चा किया गया है पुरुष सूक्त का और नदी सूक्त का, ठीक है। और अथर्ववेद में चर्चा किया गया है सभा एवं समिति होता है, उसकी चर्चा किया गया है। या प्रजापति की पुत्री राजा परीक्षित की चर्चा किया गया है। नहरों की चर्चा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है कि नहरों की चर्चा किस वेद में किया गया है, तो नहरों की चर्चा सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। ए माने अथर्ववेद, ठीक है। अब आगे आइए, इतरेन ब्राह्मण, क्या, इतरे ब्राह्मण में क्या चीज़ की चर्चा किया गया है, तो देखिए यहाँ पे सागर की चर्चा किया गया है, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत की चर्चा किया गया है, पुत्री का जन्म
का चर्चा किया गया है, दुख के कारण का चर्चा किया गया है। तो इसमें से किसी को भी उठा लेगा, क्वेश्चन पूछेगा सागर की चर्चा किस ब्राह्मण साहित्य में किया गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य में सागर की चर्चा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आइए, सतपथ ब्राह्मण में क्या चीज़ का चर्चा किया गया है, तो सुनिए। सतपथ ब्राह्मण में क्या याज्ञवल्क्य या सबसे बड़ा राजाभिषेक या राजसुग यज्ञ की चर्चा किया गया है, या 12 रत्नीन की चर्चा किया गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा कि सतपथ ब्राह्मण में क्या चीज़ की चर्चा किया गया है। तो सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य सबसे बड़ा, राजाभिषेक उसी को राजसु यज्ञ बोलते थे। जब राजा लोग जब जीत के आते थे तो राजाभिषेक होता था, तो उसी को राजसुग यज्ञ बोलते थे। ठीक है, अब उपनिषद आइए। उपनिषद इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए सब पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो आगे आइए, क्या है छंदोयोग उपनिषद। क्या छंदोयोग उपनिषद में वर्णन देखिए, प्राचीनतम में महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीनतम पूछेगा उपनिषद कौन सा उपनिषद है, तो याद रखिएगा छंदोयोग उपनिषद सबसे प्राचीनतम है। सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख, सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख छंदो योग उपनिषद में मिलता है। ठीक है, और सर्वप्रथम आश्रम की व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो सर्वप्रथम आश्रम की व्यवस्था का उल्लेख छंदोयोग उपनिषद में मिलता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। या जवाली कथा का उल्लेख भी मिलता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद से। ठीक है, आगे बढ़िए। अब याज्ञवल्क्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, याज्ञवल्क्य गागरी संवाद। ठीक है, गागरी है ना, गागरी, गागरी जो है फीमेल है। ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए यहाँ पे क्या था, एक राजा था। ठीक है, उसके पास बहुत सारा घोड़ा था। ठीक है, तो बोला कि एक संवाद कराया जाए, एक कंपटीशन कराया जाए, जो गार्गी को हरा देगा वो घोड़ा लेकर चला जाएगा। तो याज्ञवल्क्य थे, बोले कि ठीक है घोड़ा लेकर चलो सब। तो फिर साजा बजा कि पैसे लेकर चल जाएगा, पहले हराइएगा तब न जाइएगा। तो बोले ठीक है, क्वेश्चन पूछे। तो याज्ञवल्क्य गागरी से खूब क्वेश्चन पूछे, लास्ट में गागरी हार गई। तो याज्ञवल्क्य घोड़ा लेकर चला गया। बस उसी को संवाद इसमें बताया गया है। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद याद रखिएगा, इतना ही। और जवाली उपनिषद में चारों आश्रम की चर्चा है। देखिए 3 आश्रम की चर्चा क्या चीज़ में है, देखिए 3 आश्रम की चर्चा छंदो योग उपनिषद में है, और 4 आश्रम की चर्चा जवाली में है। जवाली मतलब 4 याद रखिएगा, जवाली करना यानी 4। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का प्रथम उल्लेख या मोक्ष की चर्चा है। क्वेश्चन पूछेगा मोक्ष की चर्चा किस चीज़ में है, तो मोक्ष की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में है। ठीक है, अब यहाँ पे कटो उपनिषद। ठीक है, उसमें यम और नचिकेता का संवाद है। क्वेश्चन पढ़े होइएगा, शायद ये कहानी के रूप में है, शायद हम पढ़े हुए थे, आप देखिएगा पढ़े ही होइएगा, यम नचिकेता संवाद है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो कठो उपनिषद में है। इसी को कठो उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और मंडूकोप उपनिषद याद ही होगा आप लोगों को कि सतमें जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सतमें जयते मंडूकोप उपनिषद से लिया गया है। इसमें यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है किस में, तो मंडूकोप उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ अन्न ही ब्रह्म है चर्चा की गई है, और इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत, इस उपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत, ये देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उस पर लगा दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद का जो संकलन करता है, ऋग्वेद को संकलन एक जगह करने वाला, उनका नाम है द्वैपायन। क्या, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, उन्हीं को वेद व्यास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए महाभारत क्या है, महाभारत में 8 भाग है। ठीक है, उसको पर्व कहा गया है, और 18 दिन युद्ध चला था। ठीक है, और छठा जो भाग था उसी को भीष्म पर्व कहा गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक गलत हो सकता है, लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा, लेकिन मेरे जैसे सही लिखे हम। ठीक है, 8800 श्लोक को जय संहिता कहा गया है, और 24,000 श्लोक को भरत कहा गया है। ठीक है, और 1,00,000 श्लोक को जब मिल गया तो उसी को महाभारत बोलते हैं, या सत्र संहिता कहा गया है। ठीक है, रामायण में 7 कांड है, और जो 8,000 16,000 टोटल 24,000 को चतुर्वर्षीय सत संहिता कहा गया है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है,
मंडल, 1 से लेकर 10 मंडल है, कितना मंडल है 10। देखिए 1वां मंडल और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, क्या याद रखिएगा, फर्स्ट और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। जैसे मान लीजिए संविधान में, क्या संविधान में कितने आर्टिकल टोटल, तब मूल संविधान में 395 आर्टिकल था, और यहाँ पे पार्ट 11 और शेड्यूल था आपके पास, कुछ था शेड्यूल, अभी याद नहीं आ रहा है, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। सेम वैसा ही यहाँ पे देखिए, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो उसी में फर्स्ट मंडल 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, और सेकेंड मंडल और 7 मंडल प्राचीनतम मंडल है, 2 से लेकर 7 तक प्राचीनतम मंडल है। और जो थर्ड मंडल है, क्या है, थर्ड मंडल है, ठीक है, उसके रचयिता विश्वामित्र है, जो गायत्री मंत्र के भी रचयिता है, जो गायत्री मंत्र के भी रचयिता है। गायत्री मंत्र समर्पित है, गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को, किस देवता को, सूर्य देवता को, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा समझने वाला है। और 7वां मंडल का वशिष्ठ है, क्या है, वशिष्ठ है। देखिए यहाँ पे राजा सुदास एक राजा था, ठीक है, वो अपना पुरोहित पहले विश्वामित्र को मानता था, ठीक है, बाद में पुरोहित चेंज कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, पुरोहित चेंज कर दिया और वशिष्ठ को मानने लगा। तो विश्वामित्र को बुरा लगा, बोला कि हम युद्ध करेंगे। तो विश्वामित्र और भी राजा मिलकर, इसमें आड़ और अनाड़ और भी लोग थे, मिलकर 10 राग युद्ध किए। 10 राग युद्ध किस नदी, पूछेगा है 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो 10 राग युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था। प्रोशनी नदी, प्रोशनी, देखिए रावी नदी को प्राचीनतम में प्रोशनी नदी भी कहा जाता है, ठीक है, पहले प्रोशनी नदी भी कहा जाता था, ठीक है, रावी नदी को, ठीक है, प्राचीनतम नाम। तो 10 राग युद्ध किस नदी, तो रावी नदी किनारे, किस बीच में, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ राजा सुदास के बीच में हुआ था। इतने याद रखिएगा, राजा सुदास के अपने पुरोहित के लिए हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इतना। और 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है, और 10वां मंडल पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है 10वां मंडल में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मंडल क्या, देखिए यहाँ पे शुद्ध क्या होता है, देखिए यहाँ फर्स्ट मंडल है तो कुछ सुंदर वचन है, ठीक है, उसको संकलित किया जाता है, उसमें कुछ ऋचाएँ भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सुंदर वचन हो जाएगा, उसमें से 5 ऋचाएँ हो गया, तो टोटल 10,580, क्या है 10,580, और टोटल जो सूत है वो 1028 है, उसमें ऋचाएँ बहुत है। जैसे एगो सूत में 50 ऋचाएँ हो गई, उसे जुड़ लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुरुष सूत, पुरुष सूत को विराट पुरुष की बताया गया है। देखिए पुरुष सूत में एक विराट पुरुष की बात बताया गया है। उसके बाहु से क्षत्रिय का उदय हुआ है, दिमाग से ब्राह्मण का हुआ है, वैश्य शूद्र का भी हुआ है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये बाद में बताया जाएगा कल। आज तो यहाँ पे पहली क्लास है, देखिए आप लोग कैसा फील आता है। देखिए मैंने आप लोगों को, देखिए यहाँ पे शुरू से यहाँ पे मैंने आप लोगों को, देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में प्लेलिस्ट में वीडियो, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का, देखिए, ठीक है। आज वैदिक काल का आज बता दिया गया है, एक क्लास और लगेगा, वैदिक काल समाप्त हो जाएगा पूरी तरह। उसके बाद जो भी आगे होगा चैप्टर आएगा, सिलेबस भी आपको बता दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।